नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। जी हां, योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। योगी आदित्यनाथ करीब 1 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे, तो वहीं दोपहर 2:30 बजे हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। हिंडन से दिल्ली के लिए रवाना होंगे कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ। क्योंकि बताया जा रहा था कि सुबह 10 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन अब कार्यक्रम में बदलाव किया गया है और अब दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे योगी आदित्यनाथ। हिंडन एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये बदलाव किया गया है दिल्ली में, चूंकि मैराथन बैठकें जारी हैं और सरकार गठन को लेकर के मंथन किया जा रहा है। बैठक में बातचीत की जा रही है, चर्चा की जा रही है कि आखिर कौन कौन से नामों को फाइनल किया जाए। 4 राज्यों में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी के खेमे में लगातार मैराथन बैठकें हो रही हैं। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से बैठक चल रही है और आज एक बार फिर बैठक की जाएगी, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए। प्रियम पाठक हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं। प्रियम, क्या जानकारी है? चूंकि दिल्ली में एक बार फिर से बैठक किया जा रहा है, इस बैठक को किस तरीके से देखें? मेरी आवाज मिल पा रही है प्रियम आपको? जी। जी, प्रियम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि देखिए दिल्ली में लगातार मैराथन बैठकें चल रही हैं। 4 राज्यों में जो बम्पर जीत हासिल की बीजेपी ने, उसके बाद सरकार गठन को लेकर के लगातार मंथन किया जा रहा है। अब इसलिए कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचने वाले हैं आज एक बार फिर से। क्या कुछ अहम जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक कि मंत्रिमंडल के चेहरे, और दूसरा कौन कौन से वो सदस्य हैं जिनको एमएलसी बनाकर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जो सीटें एमएलसी की खाली हो रही हैं, उनमें कौन से चेहरे हैं जिनको तवज्जो दी जाए, किनको वहां से प्रत्याशी के तौर पे जो है नॉमिनेशन कराया जाए। तो इन सभी चीजों को लेकर मंथन होना है और उसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचेंगे। पहले उनको सुबह 10 बजे रवाना होना था, लेकिन अभी उनके कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है और जानकारी के मुताबिक अब वो यहाँ लखनऊ से तकरीबन 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और शाम को 4 बजे वो गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे और वहां पर एमएलसी के जो प्रत्याशी हैं संभावित, उनके नामों को लेकर चर्चा करेंगे, मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा सबसे एक अहम जो चर्चा इसमें हो सकती है कि जो ओथ सेरेमनी होनी है, शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसकी क्या डेट होगी। तो इन सभी चीजों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हो सकती है और माना जा रहा है कि दिल्ली में सभी बैठकें पूरी करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे वहां से जो है वो गोरखपुर भी जा सकते हैं, जहां पर वो 2 दिन लगभग वहां पर वो रहेंगे होली के कार्यक्रम में। जी। तो ये पूरा कार्यक्रम उनका अभी फिलहाल ये माना जा रहा है। पहले उन्हें सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन आज वो अभी 10 बजे रवाना नहीं हुए हैं। अभी 2 घंटे बाद का तकरीबन माना जा रहा है कि समय है। 1 बजे के करीब जो है वो यहाँ लखनऊ से रवाना होंगे। लखनऊ से पहले हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग के जरिए वो दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पर जाकर वो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे मुलाकात करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और वहां पर इन सभी चीजों को लेकर चर्चा हो सकती है। जी, प्रियम, चूंकि पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं गृह मंत्री अमित शाह, उनकी तरफ से क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या मंथन चल रहा है? देखिए, अमित शाह चूंकि दिल्ली में है, तो अभी चूंकि लखनऊ से इस तरीके से कोई जानकारी उनको लेकर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्दी वो भी जो है लखनऊ दौरे पर आएंगे। और होली के तुरंत बाद जो है अमित शाह वो लखनऊ आएंगे और उसके बाद में यहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी और उसमें माना जा रहा है कि सर्वसम्मति के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को जो है, जो कि अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको चुना जाएगा। और उसके बाद क्या डेट होगी ओथ सेरेमनी की, उसको भी क्लियर किया जाएगा। फिलहाल जो स्थल है कार्यक्रम का वो तय हो चुका है, जहाँ पे ओथ सेरेमनी होनी है वो लखनऊ का जो इकाना क्रिकेट स्टेडियम है, अटल बिहारी इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, उसमें ये ओथ सेरेमनी का कार्यक्रम रहने वाला है। तो प्रियम, कितनी तैयारी नजर आ रही है स्टेडियम में? किस तरीके की तैयारी फिलहाल नजर आ रही है?
देखिए तैयारियां जाहिर सी बात है, क्योंकि 50,000 की सीटिंग व्यवस्था पहले से ही उस स्टेडियम में मौजूद सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर आप देखें तो काफी बेहतर स्थल है और इसीलिए उसको चुना गया है। इसके अलावा तैयारियों की बात करें तो चूंकि अभी डेट जो है वो निर्धारित नहीं हो पाई है कि किस तारीख को जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि 22-23 तारीख में जो है ये शपथ ग्रहण समारोह जो हो सकता है। तो और इसके अलावा सबसे अहम जो है कि कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो मुख्यमंत्री के साथ में शपथ लेंगे, जो नए कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिनको लेकर चर्चाएं भी चल रही हैं। तो देखना होगा कि जो सूची आती है तो क्या उसमें वो नाम शामिल होते हैं या फिर नहीं। जी प्रियम, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में बदलाव किया गया। अब दोपहर 1 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले कई दिनों से दिल्ली में मंथन चल रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार और सरकार गठन को लेकर यूपी के नेताओं की आज भी दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो वहीं दोपहर 1 बजे सीएम योगी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पर्यवेक्षक बनाए गए गृह मंत्री अमित शाह यूपी जाने से पहले मंत्रिमंडल के चेहरों पर मंथन करेंगे। जानकारी के मुताबिक ये बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगी। इस बैठक में पार्टी के केंद्रीय संगठन मंत्री बीएस संतोष, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राधा मोहन सिंह शामिल होंगे। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर के मंथन लगातार किया जा रहा है। बैठकें की जा रही हैं मैराथन की। मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, कौन कौन से विधायकों को कौन सा विभाग देना होगा, इस पर भी लगातार मंथन चल रहा है। साथ ही ओथ सेरेमनी की तारीख कब की होगी, इस पर भी मंथन चल रहा है। जल्द ही तारीखों का ऐलान भी होगा जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम पद के लिए शपथ लेंगे और एक बार फिर से प्रदेश की कमान संभालेंगे। साथ ही उनके जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उस पर भी तस्वीर साफ हो पाएगी। तो अहम बैठक बताई जा रही है दिल्ली की ये। हालांकि यूपी के पर्यवेक्षक के रूप में गृह मंत्री अमित शाह को नियुक्त किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि वो यूपी आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली में ही वो मंथन कर रहे हैं कि कौन कौन से चेहरे को कौन कौन सा विभाग देना है। वही रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का, जो कि श्रीनगर से सामने आ रही है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई है। जी हां, सुरक्षा बलों को हालांकि बड़ी सफलता इसमें हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी को मार गिराया है। बता दें आपको कि सरपंच समीर डार के हत्या में शामिल थे ये तीनों आतंकी, जिनको सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों की। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। ये आपको श्रीनगर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। 3 आतंकियों को मार गिराया भारतीय सेना ने। और ये बताया जा रहा है कि सरपंच समीर डार के हत्या में ये तीनों ही आतंकी शामिल थे, जिन्हें मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने। और चूंकि ये तीनों ही आतंकी पहले ही सुरक्षा बलों के रडार पे थे, क्योंकि उन्होंने सरपंच की हत्या की थी और उसी मामले में तलाशी इन तीनों आतंकियों की जा रही थी और एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली। ये तीनों आतंकी मार गिराए गए हैं। ये बड़ी खबर श्रीनगर से आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है और आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को, क्योंकि आतंकियों को मार तो गिराया ही, साथ ही जो गोला बारूद उनके पास था, शायद उस गोला बारूद से वो बहुत बड़ी क्षति कर सकते थे। उस घटना को भी सुरक्षा बलों ने रोक दिया।
चलिए वहीं अब बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध की। जी हाँ, यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 21वां दिन है जब यूक्रेन की राजधानी कीव में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। कीव, ओडेसा, मिकोलीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया है क्योंकि लगातार रूस हमले कर रहा है। हवाई हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की बमबारी जारी है, जिसे देखते हुए यूक्रेन ने अलर्ट जारी कर दिया है। रूस की बमबारी जारी है और हवाई हमले का अलर्ट कीव, ओडेसा, मिकोलीव में किया गया है। एक बड़ी क्षति यूक्रेन की हो रही है। 21वां दिन है आज जब रूस लगातार हमले करता हुआ नजर आ रहा है यूक्रेन पर, और रूस की तरफ से ये साफ कहा भी गया है कि जब तक वो कीव पर यानी यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर लेता तब तक वो रुकेगा नहीं। तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी साफ कह दिया है कि हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और डटकर सामना करेंगे रूस का। और यही यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। 21 दिन हो गए हैं यूक्रेन को तोड़ने की रूस लगातार कोशिशों में है, लेकिन यूक्रेन डटकर सामना कर रहा है। 21 दिन से यूक्रेन लड़ रहा है उस देश से जो हथियारों के मामले में बादशाह कहलाता है। रूस, जिसके पास हथियारों की भरमार है, जो दूसरे देशों को हथियार सप्लाई करता है, लेकिन यूक्रेन जैसे छोटे देश में अभी तक कब्जा नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं रूस को ये समझ लेना चाहिए कि इस युद्ध पर अब विराम लगा देना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन, जिसके पास रूस के मुकाबले संसाधन कम है, हथियार कम है, लेकिन फिर भी यूक्रेन डटा हुआ है और दूसरे देश भी यूक्रेन के साथ खड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब की, क्योंकि पंजाब में आज जो सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं भगवंत मान। बताया जा रहा है कि दोपहर 12:30 बजे भगवंत मान सीएम पद के लिए शपथ लेंगे। शहीद भगत सिंह के गांव में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है और थोड़ी ही देर में पंजाब पहुंच जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की पंजाब में और अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। आज सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जहां भगवंत मान सीएम पद के लिए शपथ लेंगे, जिसके लिए दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे पंजाब। समय भी बताया जा रहा है दोपहर 12:30 बजे भगवंत मान सीएम पद के लिए शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कार्यक्रम स्थल पर पूरी तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस बीच थोड़ी ही देर में पंजाब पहुंच जाएंगे सीएम केजरीवाल और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं कार्यक्रम स्थल पर। और चूंकि प्रचंड जीत हासिल की पंजाब में आम आदमी पार्टी ने, और अब दिल्ली के बाद पंजाब पर भी राज करने वाला है आम आदमी पार्टी। वहीं चूंकि पंजाब में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद हाईकमान ने यानी सोनिया गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से नवजोत सिंह सिद्धू से इस्तीफा मांगा, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिद्धू ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है और नवजोत सिंह सिद्धू ने ये कहा कि सोनिया गांधी की तरफ से इस्तीफा मांगा गया था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि सोनिया गांधी की तरफ से 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा गया है, जिसके तहत पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि प्रदेश में करारी हार का सामना कांग्रेस को करनी पड़ी और साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू जिस सीट से चुनावी मैदान में थे वो सीट भी नहीं बचा पाए। जनता ने उन्हें वहां पर भी आशीर्वाद नहीं दिया और प्रदेश में तो हार झेलनी ही पड़ी है कांग्रेस को, जिसके बाद अब हाईकमान ने बड़ा एक्शन लिया है और प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा मांगा नवजोत सिंह सिद्धू से, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया।
मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना के पानापुर ओपी के NH 28 पर अनियंत्रित टाटा सुमो एक होटल में घुस गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। आनन फानन में सभी घायलों का SKMCH में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर पुलिस छानबीन कर रही है। घायलों में 3 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, तो वहीं मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH जाम कर दिया है। मौके पर पहुंचे ओपी प्रभारी हरेराम पासवान ने बताया कि क्षतिग्रस्त गाड़ी को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया गया है, लेकिन आगे की कार्रवाई की जा रही है। NH 28 पे पीछे से टाटा सुमो वाली गाड़ी एक मोटरसाइकिल में मारे हैं धक्का। इसके बाद अनियंत्रित होकर टाटा सुमो जो है ना, रोड पे खड़े लोगों को रौंदते हुए जाके दुकान में घुस गई, जिससे स्पॉट पर 3 आदमी की मृत्यु हुई है, 5 आदमी घायल हैं, जिनका इलाज SKMCH में चल रहा है। घायलों की संख्या अभी तक जो है सो 5 बताई गई है। घटना करीब शाम में 6:30 बजे के आसपास हुआ है। हम लोग तो कांटी रहते हैं। जब घटना हुआ तो यहाँ के ग्रामीण लोग हम लोगों को फ़ोन किया, ये मुखिया जी आइए, और बहुत हादसा हो गया। जब हम लोग आते जब किशननगर आए तो मालूम चला कि कुछ लोग मर गया, कुछ लोग घायल हो गए। हम लोग रास्ते से फिर लौट गए। इस 6:15 हो रहा था। वहीं नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया, तो वहीं दूसरे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाश वाहन चोरी के मामले में वांछित चल रहे थे। आरोपियों के पास से चोरी की हुई ई-रिक्शा समेत 2 तमंचे बरामद हुए हैं। सेक्टर 113 के सुरखा क्षेत्र में एक ठेका है, वहाँ पे 3 मार्च को एक ई रिक्शा चोरी हुई थी। उसको वर्कआउट करने के लिए एसओ की टीम लगी थी। इन लोगों को कुछ आज जानकारी मिली थी कि जो इस तरह की घटना करने वाले लोग हैं वो आज इधर FNG से क्रॉस करेंगे। वहाँ पे इन लोगों ने अपनी टीम को लगाया। एक संदिग्ध ई रिक्शा में 4 लोग सवार आ रहे थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया। उन लोगों ने हमारी टीम पर अटैक किया और उसमें जवाबी कार्रवाई हुई। जवाबी कार्रवाई जब हुई तो उसमें 4 लोग निकल के भागे। उसमें से एक घायल हो गया, उसको तत्काल वहाँ से अस्पताल शिफ्ट किया गया। दूसरा को पकड़ लिया गया और उसमें से 2 थे वो वहाँ से फरार हो गए हैं। उनके लिए हमारी कॉम्बिंग चल। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद संभल के मौलाना तौसीफ मिसबाही ने लोगों को उकसाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला आया है हिजाब के ताल्लुक से वो फिक्र करने वाली बात है। ऐसा लगता है कि इसकी पैरवी सही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य पार्ट है। ये फैसला कुरान शरीफ के विपरीत आया है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। खानकाहे उलेमा और राजनीतिक लोग से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की तरह ही इस फैसले के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर हम आवाज नहीं उठाई गई अब तो ये कानून थोपते रहेंगे। अब आंदोलन की जरूरत है। आप जितनी देर से आवाज उठाएंगे उतनी ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला आया हिजाब के ताल्लुक से वो बाइस तशवीश है। और हम यहाँ पर सिर्फ इतना कहेंगे कि एक मरतबा चंद साल पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है और हम पे दबाव बनाया जा रहा है। हुकूमत अपने हित के फैसले हमसे करवाना चाहती है और कहा था भारतीय जनता से कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जमहूरियत बचाएं, डेमोक्रेसी बचाएं। गुजरात में आज से कोविड-19 टीकाकरण के तहत 12 से 14 वर्ष की आयु के 22 लाख से अधिक बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के बोरिज प्राइमरी स्कूल से राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। 12 से 14 वर्ष की आयु के पात्र बच्चों को कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। दूसरी खुराक वैक्सीन की पहली खुराक के 28 दिन बाद दी जाएगी। इस ऑपरेशन के तहत गुजरात में 12 से 14 साल की उम्र के 22.63 लाख बच्चों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा।
वहीं 12 से 14 साल तक के बच्चों का कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए फिलहाल 2 केंद्र बनाए हैं। सुबह कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल में बने टीकाकरण बूथ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टीका लगवाने आए बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों से उनका हालचाल पूछा। उन्होंने कहा कि सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ लड़ने का हमारा अभियान जारी है। पूरी दुनिया ने भारत के कोरोना प्रबंधन की सराहना की है और टीकाकरण का अभियान अब बच्चों तक पहुंच गया है। बच्चे भी अब कोविड-19 की सुरक्षा कवच के दायरे में आ गए हैं। 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है आज से। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश ने पूरी मजबूती के साथ लड़ी है। दुनिया ने भारत के कोरोना प्रबंधन को न केवल मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, बल्कि सर्वत्र भारत के कोरोना मॉडल को लोगों ने अपनाने में भी कोई कोताही नहीं बरती। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ 4T का जो फॉर्मूला हम लोगों ने लागू किया था, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड टीका, इन सब में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। तैयारियां हमारी पूरी हैं। जैसा आप देख रहे हैं, बच्चों के बैठने की सुविधा उधर है और यहाँ भी प्री वैक्सीनेशन रूम में बैठे हुए हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों को। और उधर इंजेक्शन रूम है हमारा, फिर वैक्सीनेशन लगने के बाद भी बैठने की व्यवस्था है। फिर हमारा जो है APFI रूम है, वहाँ चिकित्सक तैनात हैं, स्टाफ नर्स तैनात हैं। मेरा पूरा चिकित्सालय अलर्ट है और हम अपने लक्ष्य को शाम तक पूरा करेंगे, जैसा कि महाराज जी ने। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।